आप देख रहे हैं दबंग राजधानी और मैं हूं आपका होस्ट आयुष बैठा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम उभरती कला त्याग का। और आज हम आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की एक बहुत ही तेजी से सफलता की ओर बढ़ती प्रोडक्शन हाउस की टीम, जिनसे आप पहले ही भली भांति परिचित हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ साई राज प्रोडक्शन हाउस की टीम से। तो आइए आप सभी की मुलाकात करवाते हैं साई राज प्रोडक्शन हाउस की टीम के हिस्सों से। नमस्कार। जैसा कि आप सभी हमारी साई राज प्रोडक्शन हाउस की टीम के सभी सदस्यों से भली भांति परिचित हैं, पर पिछले इंटरव्यू में कुछ हिस्से अनुपस्थित थे। तो आइए सबसे पहले आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं साई राज प्रोडक्शन हाउस की टीम के एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से तन्मय रॉय जी से। तन्मय रॉय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तन्मय रॉय जी की बॉलीवुड में कुछ फिल्में आने वाली हैं, जिनमें से कुछ फिल्मों में इन्होंने दीपक गर्ग और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बड़े बड़े कलाकारों के साथ अपने अभिनय का लोहा मनवाने जा रहे हैं। तो तन्मय जी, आप हमें अपने फिल्मी सफ़र के बारे में कुछ बताइए। मेरा शुरुआत जो है ना फिल्मी सफ़र में मैं पर्दे पे आया था। मिश्रा जी सबसे पहले लेके आया था। हम लोग कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहे थे ज़ीरो बजट में। उसके बाद दिगंबर भाई के साथ काम किया और एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है ऋषभ भाई का। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि तन्मय भाई एक फ़िल्म बना रहे हैं हम लोग, जिसमें प्रोडक्शन जुड़े हुए हैं, साई राज प्रोडक्शन। तो ये पहला फिल्म था हमारा जो मैं उनके साथ काम किया था और मेरा पहला प्रोडक्शन से एक फ़िल्म आई, शॉर्ट फिल्म डेमिनर। फिर उसके बाद एक और फिल्म आई प्रायश्चित, उसमें मैं दिगंबर भाई के साथ काम किया हूँ और डेमिनर की टीम सभी लोग यहीं पे मौजूद हैं। इन लोग से मिलकर अच्छा लगा मेरे को। और इसके बाद प्रायश्चित में मैं अच्छा काम किया था, काफ़ी सारी तारीफ भी मिलने लगी, अच्छा लगा। और प्रोडक्शन जो है हमारे बहुत आगे ग्रो कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को बाहर से भी काम का ऑफ़र आने लगा। जो बाहर से मैंने एक प्रोडक्शन हाउस से काम किया था। इसके बाद जो सेकंड प्रोडक्शन हाउस था मेरा, वो था कैसेट क्रिएटिव्स, उसमें भी अच्छा काम किया। उसके बाद एक अभी बॉलीवुड का आया, उनका डायरेक्टर का नाम है दीपक गर्ग सर। और बीच में फिर मैं गया था बीजापुर में एक डॉक्यू ड्रामा शूट था, उसमें जो है नक्सल का किरदार मेरे को मिला था। वो भी आगे एक अच्छा डायरेक्टर है, उसका नाम है आशीष गंजीर सर है। और अभी पल्लवी जी मैम के साथ एक काम किया हूँ, उसमें काफ़ी सारे बॉलीवुड की सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं। उसमें नलिनी नील सर है, स्टार कास्ट है। शंपा मैम जो शेंडी में काम की है। संजय बत्रा सर छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े एक्टर हैं। सुहास सर। तो अच्छे से मतलब धीरे धीरे ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा हूँ। ये साई राज प्रोडक्शंस मेरे को एक पहचान दिया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आकांक्षा मैम को। उनके थ्रू हम लोग आगे की तरह तरक्की करते हैं। जैसा कि तन्मय जी, हम अपने दर्शक को बता देना चाहते हैं कि आप कोलकाता से बिलोंग करते हो और अभी आप छत्तीसगढ़ में रहते हुए हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हो। तो क्या आपका कोई सपना है कि आप भी कभी बंगाली मूवीज़ में आप काम करो ऐसा? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। सबका सपना होता है अपने जो रीजनल लैंग्वेज है, अपने जो मदर लैंग्वेज है, उसमें काम करने का। और इंडस्ट्री बोला जाए तो टॉलीवुड जो है, कोलकाता इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उसमें काम करने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं खुद को गर्वित महसूस करूँगा। और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने के लिए मैं बांध के रखा हूँ, हर इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। तो तन्मय जी, आप बहुत समय से साई राज प्रोडक्शन हाउस की टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ही अरसा हो चुका है इस टीम के साथ काम करते हुए। तो कोई ऐसा किस्सा जो आपके जहन में हमेशा आता होगा, जब भी आप दुखी होते हो तो उस किस्से को याद करके आपके चेहरे में एक मुस्कान आ जाती होगी, आप हमारे साथ साझा कीजिए वो किस्सा। किस्सा तो बहुत सारे हैं। जब साई राज प्रोडक्शन में कोई फिल्म बनती है तो टीम तो हमारे ही है। तो जब भी कोई फिल्म बनती है दिगंबर भाई का चेहरा याद आता है हमको। है मज़ेदार।
बहुत मज़ेदार है। अगर इनके बिना मेरे को लगता है ना एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं होता फिर। यही सबसे मज़ेदार चीज़ है, दिगंबर भाई छोड़कर कुछ नहीं फिल्म में। तो एक सवाल आपसे ये है तन्मय जी, जैसे कि दिगंबर जी अक्सर मूवीज़ बनाते रहते हैं, सस्पेंस थ्रिलर या फिर मर्डर मिस्ट्री, तो असल ज़िंदगी में इनका व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? असल ज़िंदगी में वो अभी जैसा है वैसा ही है, भले दिन इंसान है। हाँ, हमें एक बात अभी याद आई, जैसे कि दिगंबर जी, हमें कहीं से सुनाई में आया है कि अभी आपने एक भजन लिखी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। हुआ किस्सा कुछ यूँ है कि जब कुछ दिनों पहले हम लोग रायपुर में शिफ्ट हुए थे दोबारा से, तो हमें रूम ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही थी। अब नए नए आए तो रूम ढूंढने प्रॉब्लम जाती है। तो उस दिन अचानक से रात को 12 बजे, पता नहीं ऐसा क्या मेरे साथ घटना हुई कि रात में मैं सोने वाला था, तो उसी समय एकदम से, चाहे कृपा कह लो, भगवान की कृपा कह लो, कि एकदम से भजन लिखना चालू कर दिया मैं। और इससे पहले मैं पोइट्री लिखा था, कहानी वहाँ लिखता था, मगर एकदम से भजन पहली बार लिखा था जो साईं बाबा के ऊपर बेस्ड है। और हमारा प्रोडक्शन हाउस भी साईं राज प्रोडक्शन है। तो अचानक से मतलब लिखते लिखते पूरा आधा घंटे में मैंने पूरा भजन तैयार किया और सुबह भेजा, फिर कंपोजिशन इसकी हुई। तो अच्छा लगा ये सब देखकर। दिगंबर जी, मेरा ये सवाल है कि जैसा कि हम सब जानते हैं आपने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया, आप निर्देशक थे, तो आपकी अक्सर जो भी मूवीज़ रहती है उसमें जो स्टोरी रहती है वो मर्डर मिस्ट्री पे होती है या फिर सस्पेंस थ्रिलर रहती है। लेकिन अचानक से ये भजन लिखने का विचार आपको कैसा आया? मतलब कि आपने बताया कि आप थके हारे थे, आपको रूम नहीं मिल रहा था, लेकिन आप मर्डर मिस्ट्री के ऊपर भी लिख सकते थे, या फिर आप जोश, अक्सर देखा जाता है कि आप उत्साह से भरी हुई कविताएं लिखते हैं, लेकिन एक करुणामयी भजन, ये आपके मन में विचार कैसे आया? हाँ, आपने सही बोला कि मैं ज़्यादातर जो लिखता हूँ कहानियाँ लिखता है, जो फिल्म बनाई हैं और इससे पहले जो पुस्तक भी लिखी है, तो उसमें ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पर रहता रहा या फिर अलग अलग विषयों पर रहता रहा। तो कहानी भी जो अपने लिखता रहा, सस्पेंस थ्रिलर, इन विषयों पर होता था। मगर पहली बार जो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने भगवान के ऊपर लिखा, भक्ति गीत लिखा, वो उसमें भी भजन, क्योंकि अपन जो लिखते हैं भगवान के ऊपर तो ज़्यादातर अपन पोएम वे में लिखते हैं, मगर पहली बार भजन के थ्रू किया। और रात को मतलब साईं बाबा की कृपा कहूँगा मैं इस चीज़ को, कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस चीज़ को लिखने के लिए, तो मैंने इस चीज़ को कंप्लीट किया। फिर ऋषभ जी, ऐसा सुनाई में आया कि जैसे ही दिगंबर जी ने ये कविता, ये गीत लिखी, ये भजन, जब जैसे ही इन्होंने ये भजन लिखा, उसके बाद दिगंबर ने आपको SMS किया कि मैंने भजन लिखा है, और आपने वो SMS सुबह को देखा, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ? कि कोई शौक लगा क्या आपको? ऐसा सुनाई में कुछ आया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पहले इन्होंने मैसेज में उसकी लिरिक्स भेजी थी और लिरिक्स पढ़ा था मैंने। मुझे ये पता नहीं था कि भजन है, क्योंकि इनकी आदत है लिखते रहने की, लिखते रहते हैं, तो मुझे लगा शायद कविता ही होगी। फिर मुझे बताया कि वो गाना है, तो देन मैंने उसकी लिरिक्स बहुत प्यारी लिखी गई है, और जिस वजह से फिर अभी उसका एक स्क्रैच वर्जन आ गया है हमारे पास। जब हमने उसको सुना तो वो गाना सही में बहुत प्यारा हुआ। हाँ, मेरे लिए थोड़ा नया था सुनने में, क्योंकि इनकी रुचि रैप सॉन्ग लिखने में रही है हमेशा, और थोड़े से लाइक एटीट्यूड वाले गाने लिखने में रही है, और शायराना अंदाज के है, और एकदम से भजन, तो सरप्राइजिंग था ये, बेशक थोड़ा सरप्राइजिंग था, तो लेकिन जो भी था अच्छा था। उम्मीद थी ये लिख सकते हैं, इसलिए उतना ज़्यादा न्यू भी नहीं था ये सोचने में। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी बहुत ही जल्द दिगंबर जी ने जो भजन लिखा है वो दर्शकों के सामने बहुत ही जल्द, कुछ दिनों के अंदर आ जाने वाली है। तो ये तो थी दिगंबर जी की नई खोज, बोल सकते हैं कि दिगंबर जी अपने जो स्वभाव होते हैं जो उनकी फिल्मों में, उनसे अलग हटके भजन पे इन्होंने प्रयास किया, जो देखा जाए तो एक बहुत ही शॉकिंग जैसा भी लगता है। हमें एक और खबर मिली थी कि अभी अंकित कुमार मिश्रा जी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम है जगह, जो उन्होंने अपनी ही क्षेत्रीय भाषा बघेली में बनाई। तो मिश्रा जी, आप हमें अपनी फिल्मों के बारे में कुछ, जो अभी आई थी आपकी फिल्म जगह, तो आपको कैसा विचार आया कि मैं इसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में बनाऊं? देखिए, हमारा उद्देश्य ये था कि हम फिल्में बनाएं तो जो लोगों को टच करें या कि कहीं ना कहीं रियलिस्टिक बने।
जो फिल्म जैसी ना लगे, रियल सिनेमा बने। तो स्क्रिप्ट तो हमारी हिंदी में थी, आज भी स्क्रिप्ट हमारी हिंदी में ही रखी हुई है, लेकिन उसको हमने ट्रांसलेट भी नहीं किया। हमने बोला एक्टरों को, जो हमारी कहानी फाइनल ये हुई थी कि हम रायपुर में उसको शूट करेंगे, उस टाइम पर हिंदी में बनाना था। लेकिन अब कैसा कह सकते हैं कुछ कि संयोग ऐसा हुआ कि हम गांव के जो हमारे अच्छे एक्टर थे उन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई हम बनाना चाहते हैं फिल्म। तो हम बोले ठीक है, हमारे पास एक कहानी है अच्छी सी। तो हमारे एक सर हैं एक्टिंग वाले, तो उन्होंने कहा था कि यदि आप लोकल लैंग्वेज को बढ़ाना चाहते हैं तो लोकल लैंग्वेज में आप काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं रियल फील आता है। तो जब हमने सोचा कि यदि फिल्म हम हिंदी में ना बना के अपने लोकल लैंग्वेज में बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करेगी, वो रियलिस्टिक दिखेगी। तो हमने वो लोकल लैंग्वेज में बनाई और वो प्रयास हमारा अच्छा रहा, लोगों को कनेक्ट कर पाई वो फिल्म। और कहानी तो एक ऐसे मुद्दे पर है जो मुद्दा लोगों के जहन में भी नहीं आ सकता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो वो हमारा प्रयास था, प्रयास लोगों को पसंद आया और वो फिल्म हमने सायराज प्रोडक्शन में डाली है। बघेली में, लेकिन उसमें सब पैटर्न डाला है तो लोगों को समझ में आती है और लोगों को अच्छा पसंद भी आ रहा है। और हमारी ये कह सकते हैं कि सबसे पहली लंबी फिल्म है, अभी तक हमने जो छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं ये लंबी फिल्म है। जैसा कि अभी आपने सुना, अंकित कुमार मिश्रा जी की नई फिल्म आई है जगह। तो आप सब सायराज प्रोडक्शन हाउस आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो और उसमें आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, तो आप सब जाइए और ये फिल्म देखिए, क्योंकि जैसा कि अंकित कुमार मिश्रा जी ने बताया कि ये उनकी क्षेत्रीय भाषा में है और ये सभी के हृदय को स्पर्श करने वाली फिल्म है। तो आप सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्या पता कुछ नयापन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे मल्टी टैलेंटेड एक्टर जिनसे आप सभी पहले से ही परिचित हैं, एक बहुत ही अनुपम प्रतिभा के धनी और हंसते खेलते मिजाज के एक्टर ऋषभ ठाकुर जी से। ऋषभ ठाकुर जी नमस्कार। तो ऋषभ जी, आप हमें अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि अभी आपकी और कौन कौन सी अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाली है। और हर समय जनता यही सोचती है कि ऋषभ ठाकुर इस समय कुछ नया दिखाएंगे अपनी फिल्मों में जी। हमारी जनता आपसे बहुत आशाएं रखती है, तो आपको कैसा महसूस होता है जब जनता आपसे इतनी आशाएं रखती है? जी, जैसे कि देखिए, मेरा फिल्म बनाने में जो इंटरेस्ट है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी शॉर्ट फिल्म से कोई मैसेज निकले और देखने वाले को कुछ सीखने को मिले। इसके पहले जैसे मैंने डेमिनर बनाई, ड्रीम बनाई, कागज़ बनाई, लॉकडाउन बनाई, मेरा उद्देश्य यही रहा है कि कुछ सीखने मिले देखने वाले को, कि जब भी अगर मेरी फिल्म ख़त्म हो तो उसके बाद एक ना एक सवाल देखने वाले के मन में आए और उस सवाल का जवाब भी उन्हें मिल जाए। और उसी प्लान के साथ मैं एक अपनी नेक्स्ट मूवी बीजारोपण बनाने जा रहा हूँ, जिसका कंटेंट रहेगा चाइल्ड लेबर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन। इन 3 मुद्दों को मैं उस फिल्म में कवर करना चाहता हूँ और साथ ही साथ वो छत्तीसगढ़ी कल्चर पे बनेगी। एंड उसके साथ मैं उसे आने वाले चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो फिल्म मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मेरी पहली आर्ट फिल्म रहेगी। साथ ही काफ़ी टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने की हम उम्मीद करते हैं उसको, क्योंकि रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है उस फिल्म की। अभी उस फिल्म का प्री प्रोडक्शन चल रहा है और प्रोबेबली और 15 से 20 दिन बाद उसका शेड्यूल स्टार्ट होगा। अब जैसे कि हर बार हमारी फिल्म आती है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग अब हमसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं, काफ़ी आशा रखते हैं, तो जिम्मेदारियों का बोझ उतना ही हम पे बढ़ जाता है। तो इसीलिए जल्दी ना करते हुए हम प्रिपरेशन के लिए वक्त लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करके ही हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी करना है हमें अपने ऑडियंस के लिए ही करना है। हमारी फिल्म लाइन का उद्देश्य ही ये है कि यहाँ पे होने वाला हर काम हमारे लिए नहीं, हमारी ऑडियंस के लिए होता है। तो हम उन्हें जो भी सर्व करें वो बेटर करें और उससे उन्हें कुछ सीखने मिले और उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट उन्हें मिले और इम्प्रूवमेंट उनको उनमें दिखे। हम बस यही चाहते हैं। उम्मीद करूँगा कि मेरी आने वाली फिल्म भी लोगों को पसंद आए बेशक। और मेरी जो टीम है सायराज प्रोडक्शन के अंडर ही वो फिल्म बन रही है। वहाँ पर अपूर्वा है, कास्टिंग अभी चल रही है, कुछ कास्टिंग फिक्स हो गई है उसकी, जिसमें कुछ सीनियर आर्टिस्ट भी है, कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट भी है। और जैसे कि रीजनल फिल्म बनने वाली है तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि रीजनल लैंग्वेज पे वो फिल्म बने, लाइक छत्तीसगढ़। और ये सारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे
बेस्ट से बेस्ट फॉर्म में बनाऊं और ऑडियंस को पसंद आए। ऋषभ जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि आपकी जो फिल्में रहती है, आप अक्सर आम मुद्दों को लेकर इतनी अच्छी तरीके से उसको बड़े रूप में दिखाते हो, तो आपको ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि ज़्यादा बड़े बड़े मुद्दों को ना रखें? जैसे कि अक्सर मूवीज़ वाले या फिर अक्सर जो भी टीम होती है जो फिल्मों का निर्माण करते हैं, वो बड़े बड़े मुद्दों को लेके लव स्टोरी, मारपीट, ये और भी जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं जो बड़े बड़े चीज़ होते हैं, उनको लेकर फिल्मों का निर्माण करते हैं। लेकिन आप आम चीज़ों को ही लेकर उन्हें इतनी अच्छी तरीके से पर्दों पर कैसे प्रदर्शित कर पाते हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपनी फिल्में ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, व्यूअर्स के लिए बनाता हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास अपनी फिल्म को ले जाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आम मुद्दों पे काम करना चाहिए, क्योंकि आम मुद्दों से ही ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट रहती है, ना कि बड़े मुद्दों से। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका देश, आपका गांव, आपका शहर स्वच्छ हो, तो सबसे पहले शुरुआत उसको अपने आंगन से करनी चाहिए। पहले आप अपना आंगन स्वच्छ करिए, सब लोगों को कह दीजिए कि अपने अपने आंगन स्वच्छ कर लीजिए, उसी से शहर साफ हो जाएगा, आपको शहर को साफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एज एन एग्जाम्पल मैंने ये बात कही है, तो मैं बड़े मुद्दे नहीं दिखाता, मैं छोटे मुद्दे दिखाता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बड़ा इम्प्रूवमेंट लाना है तो शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है। तो ये छोटे छोटे वो मुद्दे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, इनसे बड़ी बड़ी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो यही है कि छोटे मुद्दों को बनाता हूँ और उन छोटे मुद्दों को सॉल्यूशन के साथ में प्रेजेंट करता हूँ, ताकि ऑडियंस इससे कुछ अडाप्ट करे, अच्छा अडाप्ट करे और कुछ अच्छा सीखे। बस बातचीत का ये सिलसिला चलता रहेगा। अंकित जी, हमें कुछ खबरें आई थी कि अभी आपकी और कुछ अपकमिंग फिल्में आ रही हैं जो पहले से अलग है, अलग मुद्दों पर हैं, तो आप हमें अपनी फिल्मों के बारे में कुछ जानकारियाँ दीजिए कि आप क्या नया ला रहे हैं दर्शक के लिए। देखिए, अभी हमारा इंटरेस्ट ऐसा है कि हम चाहते हैं कि लोगों को हम आर्ट दिखाएं अपनी फिल्मों के माध्यम से, और ऐसे मुद्दों को उठाएं जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए देखा जाए तो नॉर्मल है, लेकिन उनके लिए नॉर्मल नहीं है, जो उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी मुद्दा हो सकता है। तो आर्ट के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उसे दिखा पाएँ, लोगों तक पहुँचा पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा, और यही हमारा प्रयास लगभग चल ही रहा है। इसलिए हमारे पास कहानी तो बहुत सी आती रहती है माइंड में कि इसको बना लिया जाए, उसको बना लिया जाए, लेकिन जब तक एक कहानी इनको क्लिक नहीं करती कि हाँ इसको ही बनाना चाहिए या कि इसको, इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी है ऐसा, तो वो लोगों को दिखाना कहीं ना कहीं हम समझते हैं। और है तो आर्ट फिल्म, हम भी चित्र भारती के लिए ही बना रहे हैं, और प्रयास अपना यही है कि उसको अच्छे से ट्रीटमेंट के साथ बना सकें, जिससे लोगों को पसंद आए, बस अपना यही प्रयास है। आपसे आपकी फिल्मों की जानकारी लेकर बहुत अच्छा लगा अंकित कुमार मिश्रा जी, और हम आशा करते हैं कि आप आगे और भी ऐसे ही मुद्दों पर आप फिल्में बनाते रहिए। और अब बातचीत का सिलसिला आगे करते हुए अब हम मिलने जा रहे हैं अपूर्व टेगन जी से। सबसे पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अपूर्व जी एक बहुत ही मंझे हुए अभिनेता हैं, और उन्हें अभी अपनी फिल्मों के लिए बहुत से अवार्ड भी मिले। साथ ही उनकी एक फिल्म डेमिनर यूएसए के कैलिफोर्निया में सिलेक्ट भी हुई थी। अपूर्व जी, आपकी फिल्म डेमिनर यूएसए के कैलिफोर्निया में सिलेक्ट हुई थी, तो आप बताइए कि वहाँ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या था आपकी फिल्म में कि आपकी फिल्म वहाँ तक गई, और उसके आगे का जो भी वहाँ पर हुआ रिजल्ट वहाँ का आप हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि जब कुछ काम करने जाओ और उसमें भगवान जी साथ दें तो हर काम आसान हो जाता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है। जहाँ तक बात है डेमिन्योर की, तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग जब इसे बना रहे थे तो ऐसा नहीं सोचा था कि ये कहाँ भी, मतलब कहीं से भी अवार्ड ले ले या कहीं भी चली जाए, लेकिन हम सभी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने डेमिन्योर में काम किया है। हमारे परम मित्र ऋषभ जी जिन्होंने इसका लेखन किया, निर्देशन किया और एडिट भी किया, तन्मय जी, दिगंबर जी जिन्होंने इसमें सपोर्टिंग रोल किया, अंकित जी जिन्होंने इसमें कैमियो रोल किया, और मैं भी था। तो उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि हम किसे कहीं भेजेंगे या फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए हमें अवार्ड मिलेंगे।
लेकिन जब ऋषभ जी ने मुझे एक लिंक भेजा था कि एक अ हैप्पियर मी करके इंस्टीट्यूट है जो कैलिफोर्निया में फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा रही है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के ऊपर, और जहाँ तक बात है इसकी, तो हमारे फिल्म में एक ऐसा मैसेज था मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो हमने सोचा कि हम इसे वहाँ भेजते हैं। ये बात है पिछले साल की। उसके बाद हम लोग इंतज़ार करते रह गए कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा, कब आएगा कब आएगा, और आखिरकार कल शाम को इसका रिज़ल्ट आया और मुझे पता चला कि मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिला इसमें फॉर डेमिन्योर ऑफ अ फिल्म। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी कि मुझे एक अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिला और उसके लिए मुझे एक अच्छा अवार्ड मिला। साथ साथ यहाँ जितने अवार्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सभी ज़्यादातर ऋषभ जी के फिल्मों के हैं, एक अंकित जी की फिल्म का भी है, और ये मेडल जो मैंने पहन के रखा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम सब भले दोस्त हैं, साथ साथ पढ़ते थे, लेकिन साथ साथ पढ़ते हुए हम लोग सब इतने ऊपर उठ गए हैं अब पढ़ते हुए कि लोगों को हमसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगने लगी हैं कि ये लोग ऑस्कर लेके आएंगे एक ना एक दिन इंडिया के लिए। अपूर्व जी, जैसा कि अभी तक हमने देखा, हम आपको एक ही प्रकार के किरदारों में अक्सर देखते हैं, आप एक ही प्रकार के अभिनय करते हैं, तो कुछ डिफरेंट टाइप से अभिनय जैसे कि एक्शन हो या फिर लव स्टोरी, जैसे कि हाँ आपकी एक फिल्म आई थी मुरलीधरन जी, जो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिले, तो हमारी जनता आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट किरदारों में देखना चाहती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह के रोल मुझे मिलते हैं मेरी पर्सनैलिटी को देख के, तो वो डायरेक्टर्स की डिमांड रहती है वैसी, लेकिन हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि सभी एक्टर्स को डिफरेंट टाइप के रोल करने चाहिए, बट उसमें ऐसा है कि जैसा आप जितना कर पाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर चीज़ कर पाए, सब सीखते रहते हैं। और जहाँ तक सवाल आपका है, तो मैं नहीं मानता कि मैंने एक ही टाइप के रोल किए हैं, क्योंकि दिगंबर जी की एक फिल्म आई थी आस्तीन जिसमें मैंने पहली बार नेगेटिव रोल किया था और वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। इनकी आई स्वामी मुरलीधरन अंकित जी की 2 पार्ट्स, जिसमें से एक को अवार्ड मिला है और एक को हमने अभी अवार्ड्स के लिए भेजा भी है, वो कॉमेडी फिल्म थी। अब मैं चाहूँगा कि आप तीनों में से कोई भी एक आर्ट फिल्म बनाएं हमारे लिए, तो हमें भी खुशी होगी अलग जॉनर को एक्सप्लोर करने। उसके लिए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है अपूर्व जी, बिकॉज आपके जितने भी डायरेक्टर हैं, चाहे वो ऋषभ ठाकुर जी हो या फिर दिगंबर सिंह भट्टा जी या फिर अंकित कुमार मिश्रा जी, ये तो अपने अलग अलग कारनामों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी जैसा कि इन्होंने एक भजन लिख दिया जी, अंकित कुमार मिश्रा जी तो बघेली भाषा के उस्ताद हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ, और उनकी जो फिल्में हैं वो भी अलग अलग विषयों पर और अलग अलग किरदारों से भरे फिल्मों का निर्माण करते हैं। और ये जो हमारे बैठे हुए हैं हमारे सबसे ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड एक्टर ऋषभ जी, जो एक डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, एडिटर भी है, डीओपी भी है, सिंगर भी है, डांसर भी है, और क्या बोले आपके बारे में, तो ऐसा एक किताब लिखना पड़ेगा। तो दिगंबर जी, जैसा कि अभी आपकी एक किताब आई थी दास्तान अल्फाज आई थी, वो पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है, पुस्तक किताबों में उपलब्ध है, इसमें हमारे तो साथ इन्होंने जैसा कि अंकित कुमार मिश्रा जी और आपकी आई थी अल्फाज दास्तान, अरे यार ठीक है ना, डायरेक्टर साहब थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, दास्तान ए अल्फाज। तो वैसे ही आप कुछ किताबें लिखिए ऋषभ ठाकुर के ऊपर भी, क्योंकि ये तो कुछ भी कर रहे हैं इनका। अभी क्या है कि अभी सरस्वती जी की मेहरबानी है, तो कलम हमारे चल जाए, थोड़ा लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो वो भी करते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा तो होती रहेगी डायरेक्टर साहब आपके ऊपर, आप तो इतने कला के धनी हैं, प्रतिभा के धनी हैं। तो दिगंबर जी, आप अपूर्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपूर्व जी जिनको इतने सारे अवार्ड्स मिले, उनकी मूवी बहुत ऊपर तक गई, तो आपने कैसे, आपको क्या लगता है कि अपूर्व जी की मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, निसंदेह हमारे जो साइरस प्रोडक्शन में जितने भी कलाकार हैं, चाहे कैमरामैन और दादुश देवांगन और सब कोई, अपूर्व हो गया, सब कोई तन्मय हो गया, सब कोई,
सब टैलेंट से भरपूर हैं सब कोई। अपूर्व भाई की एक खास बात बताऊंगा मैं, ये कभी टाइम पे नहीं आते। अरे बहुत चल रहा पंक्चुअल है, है, टेक चल रहा है भाई, टेक चल रहा है। अरे हम बोलते चल रहे हैं यार, ये तो सीन क्रिएट होते हैं। अपूर्व भाई काफ़ी पंक्चुअल है, मतलब आप उनको 8 बजे बुलाइए, 10:30 11 तक के आ जाएंगे। और अगर आप उनको ये बोल दीजिए कि मतलब हमें खाना खाना है, तो मतलब उनको नहीं। खाना इतना पसंद है कि वो खाते नहीं कभी सब। नहीं, इसमें एक बात हम जोड़ना मैं यहाँ चाहेंगे। सबसे पूछूंगा, पानी नहीं। पीते कोई नहीं देखा। नहीं, हम एक बात इसमें जोड़ना चाहेंगे। वो अपना पर्सनल होता है कि हम कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं, लेकिन जब हम लोग कोई रोल लिखते हैं पूर्व भाई के लिए, हाँ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब किसी एक्टर के लिए रोल लिखा जाता है तो लगता है यार इसको कम डायलॉग देते हैं, यार ये कम बोल पाएगा, लेकिन ऐसा अपूर्व भाई के पास साथ नहीं है कि हम यहाँ इनको 3 पेज का भी डायलॉग देंगे। मुरलीधरन में 7 पेज का डायलॉग इनको हमने दिया था, 7 पेज के डायलॉग, तो उसको इन्होंने वो 1 टेक में बोला था। तो ये बहुत बड़ी बात है पूर्व भाई की, वो हर कोई नहीं कर सकता, तो वो अपना अपना होता है कबीर जी। जैसे कि मेरा एक सवाल है कि आप तीनों बैठे हैं, तीनों के तीनों डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाते हैं, और आप तीनों से अभी तक जितनी भी फिल्में आपकी देखी गई है, आप तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण किया। तो मेरा ये सवाल है कि आप तीनों डायरेक्टर में से सबसे ज़्यादा मजाकिया और सबसे ज़्यादा शैतान बोल सकते हैं, क्योंकि आप तीनों साथ में ही काम करते हैं। किसी फिल्म में ये डायरेक्टर, किसी फिल्म में आप डायरेक्टर, किसी फिल्म में वो अंकित जी डायरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा कड़क और सबसे ज़्यादा मजाकिया आप तीनों में से आप किसको मान सकते हैं? देखिए, मजाकिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ सेट पे आज़ादी देने वाला अपने कलाकारों को वो दिगंबर सिंह पट्टा जी हैं, क्योंकि हम लोग कई बार आज़ादी नहीं दे पाते अपने सेट पे, तो क्योंकि प्रेशर रहता है काम का, लेकिन कूल डायरेक्टर जिसको बोल सकते हैं वो दिगंबर पट्टा जी हमारे बीच में। और डायरेक्टर कूल होना उसके लिए एक प्रकार से कहिए तो वो चैलेंजिंग बात होती है, डायरेक्टर कूल नहीं रह पाते, लेकिन वो कूल रहते हैं, ये बड़ी बात है। और मजाकिया भी। मगर एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा, जैसे अपन फ्रीडम दे देते हैं एक्टर्स को, सब कोई को फ्रीडम देते हैं कि भाई तुम अपना जिस तरीके से तुम कर सकते हो, फिर बाद में ये होता है कि सामने वाले के साथ जो रहता है रिस्पॉन्स रहता है वो उतना अच्छा कभी कभार नहीं मिल पाता। तो इस तरह से ये फ्रीडम देना भी ज़्यादा कभी कभार रिस्की हो जाता है, बाद में जब फिल्म कंप्लीट होती है तो उसको चीज़ नज़र आती है। इसलिए कहीं मुझे भी ये लगता है कि हाँ भाई जिस तरह से अभी हमने फिल्म किया, लोगों को फ्रीडम दिए, मगर वो अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्टर्स लोग जो रहते हैं वो धीरे धीरे आपके साथ वो नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग होती खूब सारी, तो वो एक तरह से टेक्निकल फॉल्ट है और एक डायरेक्टर की मिस्टेक कहूँगा, तो वो आ जाता है इसमें। दिगंबर जी, जैसा कि आपने बहुत सारी फिल्मों में निर्देशन का कार्य किया है, तो कोई ऐसी घटना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा निर्देशन करते हुए कि मेरे हिसाब से, या फिर कुछ गलती किसी कलाकार की? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि अपन जादूगर नहीं होते किसी से, मगर कुछ फिल्में हैं ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी व्यक्ति विशेष का, मगर बीच बीच में शूटिंग के दौरान ऐसे कुछ हो जाते थे कि किसी के साथ थोड़ा सा भी बात हो गया कि मतलब आप टाइम से नहीं आए, या फिर क्यों है, ये मजाक की बात नहीं, सीरियस कह रहे हैं कि कोई जैसे नहीं आ पाते रहे या कोई कारण दे दिया कि ऐसे प्रॉब्लम है, तो मैंने फिर पर्सनल फ़ोन करके पूछना पड़ता था क्यों नहीं आए। तो ये सब होते रहते हैं बीच बीच में घटनाएं, तो अपन उसका ज़्यादा वो नहीं, बाद में थोड़ा दोस्ती भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि लड़ाई मांगे तक लेके जाएँ, लड़ाई तुरंत ख़त्म हो जाती है। ऋषभ जी, जैसा कि अक्सर सेट पे देखा जाता है, हमें पता चला है कि जो दिगंबर जी वो खाने के बहुत शौकीन है, और जैसे कोई भी चीज़ जब खाने के लिए आती है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि खाने के लिए कोई चीज़ आई और दिगंबर जी पूरा खत्म कर आपके लिए बचा ही ना हो, ऐसा कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आया है तो सबसे पहले उन्होंने खाया है, ये हो सकता है, लेकिन पूरा खा लिया ऐसा नहीं हुआ है, बाकी टीम के लिए रखा है, क्योंकि चीज़ी प्रोडक्शन हाउस में ऐसी आती है कि वो सभी के लिए आती है, और इतना खाना अकेले आदमी कैसे खाएगा? 10-12 लोगों का खाना आता है सेट पे। हाँ, 1-2 का आए तो बोल सकते कि अकेले ने खा लिया, लेकिन 10-12 लोगों का खाना आता है, तो कभी ऐसी तो हुई नहीं आज तक की बात कि उन्होंने सबका खाना खा लिया। वैसे ऋषभ जी, आप बहुत समय से हमारे दर्शक ने आपको अभी तक अभिनय में देखे, बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत लंबा अर्सा हो चुका है कि आपने अभिनय में कोई लंबा किरदार निभाया हो, तो और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा जनता को आपको एक लंबे किरदार में देखने के लिए? जी, एग्जैक्टली मेरी लास्ट फिल्म जिसमें मेरा रोल काफ़ी अच्छा था और बड़ा था, ड्रीम को आज ऑलमोस्ट अभी 1 साल पूरे होने वाले हैं, और
मेरा ऐसा है कि मैं जब भी बात एक्टिंग की आती है वो मेरा फर्स्ट चॉइस है, मेरा पैशन है एक्टिंग। तो मैं ऐसा नहीं है कि स्टोरीज नहीं आती, स्क्रिप्ट्स नहीं आती है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि वो सिलेक्टेड रोल लूँ, वो सिलेक्टेड स्क्रिप्ट चुनूँ। तो अभी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आई नहीं है, लेकिन जैसे भी आएगी मैं उसे अडेप्ट करके उस पर काम करूँगा। तो वही है कि मैं इंतज़ार करता हूँ उस स्क्रिप्ट का जहाँ पे मैं पूरी तरीके से काम करने के तैयार हूँ। और फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। ऋषभ जी, जैसा कि अभी हम देख ही सकते हैं यहाँ पर इतने सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं, इसमें ज़्यादातर फिल्में आपके द्वारा ही निर्देशित की गई है। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि आपकी फिल्में ने इतने सारे अवार्ड्स जीते और इतने हाई लेवल पे गई कैलिफोर्निया तक? तो आपको कैसा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इन ट्रॉफीज़ को देखता हूँ, जब भी याद करता हूँ कि मैंने बड़े स्ट्रगल किए हैं इन फिल्म्स को बनाने के लिए, चाहे वो ड्रीम हो या फिर डेमिनर हो। क्योंकि जिस टाइम में डेमिनर बना रहा था तो मुझे डेमिनर को शूट करने के लिए सिर्फ 4 घंटे मिलते थे, 12 बजे से शाम 4 बजे तक के। कॉलेज के कैंपस में शूट होता था एक्ट यूनिवर्सिटी, जो कि खरोड़ा में। 4 घंटे में मुझे शूट करना होता था फिल्म, और फिर 4 घंटे के बाद ऐसे कर करके वो एक लिमिट हो जाती थी, आप फ्री नहीं रहते थे, यानी जल्दी जल्दी बनाओ फिल्म। और वो हमारी पहली फिल्म थी, तो कहीं ना कहीं नया था काम सारा। 3 दिन 4 दिन में वो फिल्म ख़त्म हुई। उसी के बाद मैं ड्रीम की बात कहूँ तो ड्रीम में भी काफ़ी चीज़ें, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई। आउटडोर शूट्स थे, उनकी परमिशन नहीं मिलना, सिटी के अंदर में शूट करना है, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल रहा है इन फिल्मों को बनाने। और आज जब मैं इन ट्रॉफीज़ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रगल जो मैंने किया है वो मुझे फल दे रहा है, और वो वर्थ है वो सब चीज़ों के लिए। तो मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की बात है, और मैं हमेशा यही एफर्ट में रहता हूँ कि मेरी आने वाली फिल्में भी और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े अचीवमेंट्स अचीव करें। तो इट्स रियल। ऋषभ जी और दिगंबर जी, हमारी ये डिमांड और जनता की भी डिमांड है कि जैसा कि आप सभी एक टीम में हैं, तो हमारी जनता एक ऐसी फिल्म देखना चाहती है जिसमें आप सभी एक फ्रेंड सर्कल जो होता है, हमारा जो मित्रों का जो ग्रुप होता है, आप उस प्रकार की एक मूवी का निर्माण कीजिए। एग्जैक्टली। और हम ऐसा है कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम आने वाले कल में या फिर कुछ दिनों में ही एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें यूथ के ऊपर फोकस हो। जैसे कि आपने देखे होंगे MTVs और चैनल V's के प्रोजेक्ट होते हैं काफ़ी, और इवन यूट्यूब पे कुछ चैनल हैं जैसे TVF, RBCJ, ये काफ़ी इन कॉमर्शियल कंटेंट पे फोकस करते हैं। बट साइरस प्रोडक्शन और हमारी टीम जो फिल्में बनाती है वो काफ़ी कंटेंट पे होती है, लाइक आर्टिस्टिक कंटेंट पे होती है, और लाइक वो हम फिल्म मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक सब्जेक्टिव होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम वो कंटेंट हमें पसंद नहीं आते, बेशक वो बहुत एंटरटेनिंग होती है, पर कहते हैं ना कि हर किसी का बनाने का एक अपना तरीका होता है। आप जानते हैं सुभाष भाई अपने अंदाज से बनाते थे, डेविड धवन अपने अंदाज से बनाते थे, वही अपने सत्यजीत रे अपने, उनका हर किसी का एक अपना जोन होता है, तो उसी जोन के अकॉर्डिंग हम सारे लोग फिल्में बनाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कल में या फिर कुछ ही दिनों में हम ऐसी भी एक कंटेंट बनाएं जो कि यूथ को काफ़ी एंटरटेन करे और कॉमर्शियल भी। तो ये थी हमारी मुलाकात साहिल राज प्रोडक्शन हाउस की टीम से। अभी बहुत जल्द ही साहिल प्रोडक्शन हाउस से कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसमें से एक है दिगंबर सिंह पट्टा की लिखी हुई भजन साई भक्ति गीत, और दूसरी है ऋषभ ठाकुर द्वारा निर्देशित बीजारोपण, और एक और प्रोजेक्ट है जो अंकित कुमार मिश्रा जी की है, जिसका नाम अभी हम आपको नहीं बता सकते। ये अंकित जी की दिली ख्वाहिश है कि उनकी फिल्म का नाम को खुलासा नहीं किया जाए। हम आशा करते हैं कि जनता साहिल प्रोडक्शन हाउस के इन सभी प्रोजेक्ट को तहे दिल से आगे लेकर जाएगी और उन्हें भरपूर सहयोग प्रदान करेगी। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए दबंग राजधानी। मैं आयुष रचना, कैमरामैन करुणा देशमुख के साथ।